नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चीता प्रोजेक्ट के बारे में। आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, नहीं भी परिचित होंगे तो पिछले 2-3 दिनों में इतना इसके बारे में सुन लिया होगा कि आपने कम से कम इसकी न्यूज़ तो सुनी ही होगी। ठीक है, बात है 17 सितंबर 2022 की, जब 8 चीते नामीबिया से भारत को लाए गए। होता क्या है कि भाई कुछ लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसमें उनको तो पता भी था चलिए चीते आ रहे हैं। कुछ ऐसे समाज के लोग जब चीते आए तो उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या हमारे यहाँ चीते नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि लोग अभी भी सोचते हैं कि क्या हमारे यहाँ चीते विलुप्त हो गए या है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों से ये मतलब ही नहीं है, उन्होंने बाघ, चीता, तेंदुआ सबको एक ही श्रेणी में डाल रखा है। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट 1952 में क्या हुआ था, 1952 में ये जो चीते हैं हमारे एशियन चीते, ठीक है, चूँकि हमारा जो देश है कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है, तो एशिया के जो चीते हैं वो विलुप्त हो गए थे। अब हमने कहाँ से लिए हैं, अफ्रीका से लिए हैं। क्या रहा इनका सफ़र, बहुत ही संक्षेप में जानेंगे। और चीते भारत में तो आ गए पर क्या आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता चीते आए क्यों आए। ठीक है, हमारे पास चीते क्यों आए भाई, विलुप्त हुए थे, विलुप्त हुए तो क्यों विलुप्त हुए। तो एग्ज़ामिनर है चीज़ें जो हमारे आसपास के, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पर्यावरण को भी कनेक्ट करती हैं और एक तरीके से आपके एग्ज़ाम को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, देखिए चीते आना बड़ी बात तो है ही। जैव विविधता की दृष्टि से अगर बात करूं तो एक बड़ी बात है कि किसी भी प्रजाति का विलुप्त होना जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन क्या वो आपके एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, इस बात को भी लेकर के हमें चलना है। बाकी जानकारी के लिए तो सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ मिलेगी कि आखिर इसका कार्यक्रम कैसा रहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं चीता प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया की गवर्नमेंट में लाया गया। ऐसा था कि भाई क्या यही प्रोजेक्ट आया था, इससे पहले प्रोजेक्ट नहीं आए थे? जी नहीं, इससे पहले भी प्रयास किए गए हैं चीतों को लाने का, क्योंकि 1952 और अभी क्या चल रहा है 2022, तकरीबन 70 साल का ये समय होता है। जब इनको विलुप्त घोषित किया गया था उससे अब तक तकरीबन कितना 70 सालों का जो सफ़र है वो ऐसे ही नहीं कटा है। उसमें भी बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो प्रयास कितना सफल हो पाए और आते आते जो है चीते अभी आ पाए, वो भी कहाँ से, अफ्रीका के नामीबिया देश से। ठीक है, नामीबिया गणराज्य से। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो बात कर लें चीता प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। देखिए उद्देश्य तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर पूछता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है तो आप लिखेंगे जैव विविधता का संरक्षण। क्या लिखेंगे, जैव विविधता का संरक्षण। या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुख्य उद्देश्य यही था कि जैव विविधता को संरक्षण दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जो चीता है वो खाद्य श्रृंखला का सबसे ऊपर का जो है क्या है, प्राणी है या जीव है। ठीक है, ये बात समझिएगा। अदर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1970 के दौरान में ईरान से बात हुई एशियन चीतों को लाने की। ठीक है, किससे बात हुई थी, हमारी ईरान से बात हुई, क्योंकि एशिया में जो है चीते कहाँ किस तरफ बचे हुए थे, हमारे ईरान में बचे हुए थे। तो ईरान से 1970 के दशक में, डेट एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई है, 1970 का दशक लिखा गया है कि उस टाइम में बात हुई थी, 1971-72 जो भी हो उस समय बात हुई थी। अब होता क्या है कि वहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, इमरजेंसी लग जाती है, वहाँ पर शाह का तख्त बदल जाता है, पलट जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हम ये जो डील थी वो चली जाती है ठंडे बस्ते में। बात कर लें 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट थी। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसमें होता क्या है, यूपीए की गवर्नमेंट में जो पर्यावरण, वर्तमान जो तत्कालीन जो पर्यावरण मंत्री थे उनका अफ्रीका दौरा करते हैं। क्या करते हैं, अफ्रीका दौरा करते हैं। ठीक है, अफ्रीका दौरा करने पर उन्होंने भाई, चूँकि हमारे यहाँ चीते विलुप्त हो रखे थे और अभी भी देखिए चीते 2 ही जगह पाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं चीता की बात करूँ, चीता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चीता कहाँ पाए जा रहे हैं, 2 जगह आपके, या तो एशिया की चीते, ठीक है, मैं एशिया लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ अफ्रीका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और कहीं अभी चीते बचे ही नहीं हैं। तो कहने का मतलब है एशिया में जो है
एशिया में केवल ईरान क्षेत्र में ही चीते बचे हैं, वो भी महज मैं बात कर लूँ तो सैकड़ों से भी अंदर आ चुके हैं, मतलब 100 गिनती के भी नहीं है वो, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इस तुलना में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन हाँ कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये माना गया है कि 8,000 से 10,000 तक के जो है, या मैंने के लिख दिया है, 8,000 से 10,000 तक की इनकी जो है संख्या है, और अभी भी इसके लिए इनको प्रयासरत हैं वो लोग, क्या है कि बढ़ाने के लिए इनकी संख्या को, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है कि भाई जो तत्कालीन 2009 के करीब में जो तत्कालीन पर्यावरण मंत्री थे वो दौरा करते हैं किसका, अफ्रीका का, और वहाँ से ये प्रस्ताव उठता है कि भाई अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, क्या होता है, अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लाया जाता है, ठीक है, 2010 में। कब? 2010 में। किसके द्वारा? NTCA ने। तो NTCA क्या है भी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। NTCA क्या होता है? परमिशन लेता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। NTCA किससे परमिशन लेता है? सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेता है। ये भी एक वैधानिक निकाय है NTCA, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपका वैसे नहीं बनेगा तो भाई NTCA का फुल फॉर्म ही पूछ लेगा सीधे सीधे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं NTCA है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो NTCA की बात करें अगर हम, तो ये होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये है, क्या है? NTCA है, ठीक है। NTCA की बात करें तो ये जो है 2005 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2005 में हुई थी। अगर पूछता भी स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे क्या? 2005 में इसकी स्थापना हुई। बात करें ये किसके, एक तो अंडर में किसके आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये क्या है? आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है कि इनको पावर, ठीक है, पावर कहाँ से मिलती है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, ये इनके, ठीक है, ये रहा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको क्या मिलती है? पावर मिलती है, या जो भी इनकी ताकत मिलती है, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है, पावर मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका अगर, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इसका अगर मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय, क्या बात करें? मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है NTCA के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो NTCA ने क्या बोला 2010 में, एक सुप्रीम कोर्ट की परमिशन डाली कि भी अफ्रीका से हमको चीते लाने हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। किसके? अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत हमको क्या लाने हैं? चीते लाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया 2013 में, इस पर रोक लगा दी। देखिए याद है, यहाँ पर रिटर्निंग तो नहीं, तो उसी टाइम आ गए होते। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टडी करके ही रोक लगाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फॉरेन स्पेसीज है, ऐसा रिमार्क्स उन्होंने दिए कि फॉरेन स्पेसीज, मतलब कहने का था कि भाई वो जो है वो अपने तरफ के नहीं है, आप एशियन कंट्री हैं, वो अफ्रीका कंट्री है, तो अफ्रीका के जो चीते हैं वो यहाँ के लिए, उनको वातावरण क्या है? अनुकूल नहीं है, वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तहत जो है रिमार्क्स मिला, टिप्पणी मिली सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और इस फैसले पर इसकी जो परमिशन थी वो, उस पर रोक लग गई परमिशन पे, ठीक है। चलिए बात आती है, ये बात फिर वहीं पर लटक जाती है, और 19 में दोबारा जो है अपील होती है एक, ठीक है। तो दोबारा जब NTCA इसके बारे में कहता है परमिशन के लिए, तब ये आता है 2019 में, क्या हमारा 2019 में आपका आता है चीता प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको, 2019 में क्या है? चीता प्रोजेक्ट, ठीक है।
चलिए 2019 में चीता प्रोजेक्ट जब आया तो भाई इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि देखिए हमने इसकी स्टडी की है, क्या किया है, स्टडी की है, और इसके लिए जो है IUCN की सहमति भी है। IUCN, अब ये एक और चीज़ आ गई, ठीक है, IUCN ये है क्या, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। IUCN के बारे में क्या है, ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है IUCN से भी, ठीक है, नहीं बन सकता है तो फुल फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वही बन जाते हैं। जो एग्ज़ाम में हमारे बनेंगे हम उन्हीं को आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बता दिया जाए कि इसका वजन कितना है, ये खाता क्या है, रहेगा कैसे, सोता कितनी देर है, ये सब कोई मतलब नहीं है। कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, कितना ऊंचा होता है, ठीक है, ये सारे तरीके के क्वेश्चन आते नहीं। इतना डाटा इकट्ठा करके आप केवल अपने आप को परेशान कर सकते हैं, उससे मिलना कुछ नहीं है। तो जो ज़रूरी जानकारियाँ उन्हीं को दी जा रही है आपको, ठीक है। तो IUCN के बारे में बात करूँ तो IUCN जो होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है भाई। ये अंतर्राष्ट्रीय संघ है किसका, जो पर्यावरण को बचाने का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। हमारे पास क्या है, ये जो मतलब पर्यावरण मंत्रालय जो है एक तरीके समझ लीजिए क्या है कि भाई पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, आप पर्यावरण के संरक्षण के लिए, लेकिन इसी तरीके से जो अगर वैश्विक स्तर पे कहा जाए एक वैश्विक संस्था है, क्या है, एक वैश्विक संस्था है ये, ठीक है। तो इन्होंने अपनी सहमति जताई कि भैया आपके यहाँ विलुप्त हैं, ठीक है, ले जाइए, कोई बात नहीं, आप अगर इस तरीके का जो अनुकूल वातावरण वहाँ दे सकते हैं अपने यहाँ तो आप ले जा सकते हैं और इनको बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि चीता जो है IUCN की जो लिस्ट है, IUCN की एक रेड लिस्ट है, इसकी एक रेड लिस्ट है, उसमें ये क्रिटिकली क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मतलब इंजर्ड मतलब नहीं है, मतलब बहुत ही संकटग्रस्त स्थिति में है ये, कि अगर इनको अब ना बचाया गया तो ये पूरे विश्व से साफ हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, मेरा कहने का मतलब एक बार विश्व से साफ हो गए तो लैब में तो बनाने वाली चीज़ नहीं कि नहीं लैब में बना लिया या कोई फार्मूला है इसको बना करके और चीता प्रकट कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको क्रिटिकली क्या रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है कि भाई ये जो है बहुत ही मतलब अब संकटग्रस्त स्थिति में आ चुके हैं, अगर इनको अब नहीं बचाया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त हो भी चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। तो ये जो IUCN की जब सहमति के बारे में बात हुई, जब दोबारा अपील होती है तो 2020 में क्या होता है, परमिशन ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे देती है, ठीक है। कब, 2020 में भारत में। उस समय हमारे एक समझौता हस्ताक्षर होता है, ठीक है, नामीबिया गणराज्य से 8 चीते लाने का समझौता। तो बात करूं तो 2020 में ही, ये 2020 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नामीबिया गणराज्य से क्या होता है, 8 चीतों लाने का समझौता होता है, ठीक है। और भैया इस समझौते के तहत हमें 17 सितंबर 2022 को 8 चीते मिलते हैं, जिसमें से 5 मादा हैं और 3 नर हैं, ठीक है, यानी 5 मेल हैं, 3 फीमेल, 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं, जिनको कहाँ रखा जाता है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, पहला बनता था कूनो क्या है, दूसरा बनता है कि कूनो में ही क्यों रखा गया, इतना बड़ा देश है, इतने सारे उद्यान हैं, इतने अभयारण्य हैं, इतने सारे जो है जंगल हैं, वहीं पर क्यों रख दिया गया, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, ठीक है। अच्छा, इसका जो सर्वेक्षण हुआ था वो सर्वेक्षण क्या था, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने, ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या किया था, देश के कई सारे जो है उद्यानों का, मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान थे और जो अभयारण्य हैं, इनका दौरा किया। दौरा करके उन्होंने ये पाया कि जो कूनो है, ठीक है, ये कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो क्या है, ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो नामीबिया के वातावरण से ज़्यादा मैच खाता है। हालांकि कुछ भिन्नताएं हैं लेकिन समानताएं बहुत ज़्यादा हैं। कहने का मतलब हमें भाई नदी ऐसी चाहिए जहाँ पानी की व्यवस्था हमेशा रहे,
किसी ऐसे जंगल चाहिए कि ऐसा नहीं कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए या वहाँ पर सूखा पड़ जाए, तो वहाँ का जो वातावरण हो वो अफ्रीका से थोड़ा बहुत मैच करता हो, ठीक है, तभी वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएंगे, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सर्वाइव करने से मेरा मतलब है कि वो अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा भाई, अब ऊँट चलने वाला कहाँ का जीव है, ऊँट तो रेगिस्तान में है, ठीक है। अब ऊँट को खेतों में हल जुताइए तो क्या चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा बचपन में कि उसके गद्दीदार पैर होते हैं। तो भाई कहने का मतलब है कि उस माहौल के हिसाब से जानवर क्या होते हैं, अपने शरीर को ढाल लेते हैं, ठीक है। तो चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई पेड़ पौधे हों, वो उसी माहौल के हिसाब से रहते हैं। आपने देखा होगा जो घरों में या कुछ ऐसे फूल आते हैं जिन्होंने कहता नहीं घरों में रहेंगे छाँव में रहेंगे, ठीक है। छुई मुँह का पौधा देख लीजिए, आप उसको टच करिए पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उनके अनुकूल अगर वातावरण नहीं रहेगा तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये माना गया कि कूनो जो था वो उनके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। कूनो के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कूनो आखिर है कहाँ, क्या और इसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है, कूनो का। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कूनो की, कूनो राष्ट्रीय उद्यान की। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल चीता ही थे, इससे पहले भी यहाँ कुछ जानवर थे, ठीक है। तो इसके पहले जानवर की तो बात करते हैं बाद में, पहले बात कर लेते हैं ये है कहाँ पर, ठीक है। देखिए ये श्योपुर में है, श्योपुर जिले में है, श्योपुर जिला, श्योपुर जिला मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ पर है, श्योपुर जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है कूनो की कि इसको 1981 में क्या था, 1981 में इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया, अभयारण्य का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया, ठीक है। और इसके बाद में 1921 के बाद में 2018 में इसको क्या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। देखिए ये छोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अभयारण्य का दर्जा मतलब क्या था, इसका स्पेस थोड़ा छोटा था तो इसको अभयारण्य कहा गया, लेकिन 2018 में इसका स्पेस बढ़ा दिया गया, मतलब इसका एरिया क्या किया गया, ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इतना ही समझ लीजिए, कितना बढ़ाया गया कितना नहीं ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। कितने वर्ग किलोमीटर से कितने वर्ग किलोमीटर कर दिया गया, इससे में कोई मतलब नहीं। इस डाटा को याद करके भी आप वैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा आता नहीं, यूपीएससी लेवल में भी नहीं पूछता है इतना कभी, ठीक है, कि कितने वर्ग मीटर में क्या है। आप डाटा दे दें अपने पास से, वो बात अलग की है। तो कहने का मतलब था कि 1981 के अभयारण्य का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। लेकिन 18 में तो भाई आपके ये आए नहीं थे, क्या नहीं आए थे, चीते आए नहीं थे। देखिए उस समय क्या चल रहा था कि ये बात जो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था शेरों को लेकर के, ठीक है। शेर वहाँ आने थे, कहाँ पर, कहाँ से, गुजरात से। गुजरात के गिरी में जो शेर पाए जाते हैं उनको ये कहा गया था कि भाई अगर गुजरातों के शेरों के मतलब शेरों को कोई संकटग्रस्त स्थिति ऐसी आती है तो उनका कोई स्टैंड बाई जगह होना चाहिए, या शेरों को थोड़ा और फैलाया जाए कि अब केवल शेर कहाँ सीमित रह गए हैं, अब केवल गुजरात के गिरी में सीमित रह गए हैं। तो इनको ये कहा गया कि उनको कहीं और भी शिफ्ट किया जाए और उनकी प्रजाति को बढ़ाया जाए। तो उस समय क्या किया गया था कि भाई ये श्योपुर में जो है, श्योपुर जिले मध्य प्रदेश में क्या था, कुछ गांवों को खाली कराया गया, वहाँ के आसपास के गांवों को खाली करा करके थोड़ा हटाया गया, वहाँ पर शिफ्ट किया गया और उस एरिया को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। लेकिन होता क्या है कि भाई उस समय शेर नहीं आ पाए किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश क्या कि वहाँ पर तत्कालीन गवर्नमेंट जो गुजरात की थी उन्होंने कहा भाई देखिए शेर क्या है कि यहाँ के जो हैं क्या है सम्मान की बात है, और शेर तो गुजरात की पहचान है, यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब था ऐसा कुछ कारण था जिसकी वजह से क्या है शेर नहीं आ पाए। तो अब वहाँ को क्या आ गए हैं, चीते आ गए हैं। तो यहाँ पर अब 2022 में क्या आ गया है, चीता आ गया है, ठीक है। अच्छा तो ये कहने का मतलब भाई कितना चीता यहाँ आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 21 चीते रखे जा सकते हैं, 21 चीते रखे जा सकते हैं, ठीक है, 21 चीते रखे जा सकते हैं।
अभी ये आप ये मान के चलिए कि 8 चीते आए हुए हैं, बाकी अगर इनका फीडबैक अच्छा रहा, इनको यहाँ पर ये जो है अनुकूलित रहे और ठीक ठाक रहा सब कुछ, तो 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से आएंगे। कहाँ से आएंगे? 12 चीते जो आएंगे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अगर अफ्रीकन चीते यहाँ सक्सेस होते हैं एशिया में, तो बाकी चीते 12 चीते कहाँ से और लाए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये 8 चीते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से कूनों के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। हाँ, मैंने कहा था कि यहाँ पर और भी सारे जीव हैं, तो यहाँ पर आपको नील गाय मिल जाएगी, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूँ तो आपको नील गाय, तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ हो गया, नील गाय हो गया, चौसिंघा हो गया, चौसिंघा हो गया, उसके बाद में सियार हो गया, ठीक है, हिरण हो गया। तो इस तरीके के जानवर आपको यहाँ मिलेंगे। अभी जो है जब ये चीते लाए गए तो इनके लिए जो है चीतल, हिरण जैसे जानवर होते हैं, चीतल को 1200-1300 करीब चीतल जो है इस जंगल में छोड़े गए थे उनके शिकार के लिए। तो ये से भी कुछ जानवर वहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कूनों से हमारी जानकारी एकदम क्लियर है। अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। कूनों है कहाँ पर, क्या क्या इसमें इसको दर्जा वर्जा कब मिला है, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक आपका टॉपिक आ सकता है क्या? भारतीय वन्य जीव संस्थान। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, ये तो छूट जा रहा था, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो इसको जो है ये भारतीय वन्यजीव संस्थान को, ठीक है, ये वाला यहाँ ध्यान रखिएगा। भारतीय वन्य जिन्होंने ये सर्वेक्षण वगैरह किया था ना, इनके बारे में थोड़ी बात कर लें क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की मैं बात करूँ अगर, तो 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए, ये जो है अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्या करते हैं? सलाहकारिता प्रदान करते हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर एक सलाह प्रदान की कि भाई कूनो बेहतर रहेगा किसके हिसाब से? उसके नामीबिया के जो जंगल हैं उनके हिसाब से, ठीक है, अफ्रीकन चीतों के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पड़ता है देहरादून में। कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। देहरादून है कहाँ पे? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इससे बन जाता है, ठीक है। हमारे ख्याल से हमने छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको भी क्लियर कर लें भाई। IUCN, NTCA और ये सारी चीज़ें क्या है, अगर मान लीजिए गलती से इनसे ही पूछ लेता है क्वेश्चन तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि भाई चलिए चीते आ गए, अब तो चीते आ ही गए हैं, फिलहाल तो हैं कोनों में। अब बात ये होती है कि इनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई इनको लाने की, आखिर विलुप्त कैसे हुए? हमारा इतिहास ऐसा इतिहास रहा है जब हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में चीते पाए जाते थे एक समय में, ठीक है। अब पर्याप्त मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ करीब करीब इनकी संख्या जो थी वो हज़ारों में थी, ठीक है। तो अब ऐसी क्या, मतलब 1000 के डिजिट में थी, अब ऐसी क्या संकटग्रस्त स्थिति आ गई कि चीते ही हमारे यहाँ से विलुप्त हो गए, ठीक है। ऐसा क्या हुआ? देखिए, चीतों के बारे में कहा जाता है कि जब मुग़ल काल था, ठीक है, तो मुग़ल काल में बादशाह अकबर द्वारा जो है चीते बादशाह अकबर को बहुत पसंद आए थे, क्योंकि चीते क्या करते थे, उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, उनकी जो स्पीड होती है वो होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आप अपनी गाड़ी भी चलाते हो, कितने में चलाते हैं, तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं। तो इससे क्या था, ये शिकार करने में बाकी जानवरों से ज़्यादा सक्षम थे, सबसे तेज दौड़ता है चीता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अकबर जो थे, बादशाह अकबर जो थे, इससे बहुत प्रभावित थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि चीतों की, मतलब चीते ही इकट्ठा किए थे। करीबन बोला जाता है कि 900 प्लस जो है, 900 प्लस उन्होंने चीते इकट्ठा किए थे। 900 प्लस उन्होंने क्या किए थे? चीते इकट्ठा किए थे अपने काल के दौरान में, ठीक है। किस काल में? अपने मुग़ल काल में, ठीक है। उसके बाद जब था राजा महाराजाओं का जो दौर था, ठीक है, अब उसमें आपने कहा कि भाई चलो पालतू बनाया, उसमें क्या दिक्कत थी?
वो तो मारते तो थे नहीं ना, पालतू ही तो बनाया था। तो ये उसमें पालतू बनाने में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका ये रहता है कि अगर आपने किसी चीज़ को बंद करके रखा है पिंजरे में, तो उनकी जो ब्रीडिंग है या उनका जो एक तरीके से परिवार बढ़ना है वो नहीं हो पाता वहाँ पर, ठीक है, कि भाई उनकी जो एक नस्ल आगे बढ़ती है वो नहीं हो पाता, वहीं पर बंद हो जाती है। ये खुले में रहना पसंद करते हैं, वहीं इनका, क्योंकि ये बहुत ही इस तरीके से क्रिटिकल चीज़ें हैं इनके इन प्रजातियों में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनको खुले मैदान ही ज़्यादा पसंद हैं। जैसे अफ्रीका के मैदान आप देखो बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, ठीक है, हालांकि उसके तुलना में कूनो तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी मैदानों से तो ठीक ही है, ठीक है। तो उनको क्या भी इतनी रफ्तार अगर इनकी है तो मान चलिए अगर क्या है, अगर ये आधा घंटा भी दौड़ गए तो 60 किलोमीटर दौड़ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि भाई इनको क्या है, बड़े मैदान पसंद थे। तो राजा महाराजाओं द्वारा शिकार होने लगा इनका, ठीक है। एक तो यहाँ से इनका निगेटिव पॉइंट, राजा महाराजा द्वारा उनका शिकार होने लगा। उस समय ऐसा क्या था कि भाई बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं था कि केवल चीतों का ही शिकार होता था, बहुत सारे जानवरों का शिकार होता था, ठीक है। और लोग अपनी, देखिए हाथियों का शिकार होता था हाथी दांत के लिए, चीता या बाघ का शिकार होता था किसके लिए, उनकी खाल को इकट्ठा करने के लिए। तो राजा महाराजा क्या था कि अपने यहाँ, भाई आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग उसकी हिरणों का शिकार जो करते थे तो उनकी क्या पूरी वो सींग ही लगाते थे, 12 सिंगा का शिकार करके उसका सींग ही वहाँ टंगा हुआ कि ये हमने शिकार किया था, अपनी अचीवमेंट मानते थे उन चीज़ों को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक ड्रॉबैक था इनके विलुप्त होने का। तो राजा महाराजाओं के द्वारा शिकार जो हुआ, अच्छा इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात आती है वो ये आती है कि 1947 के करीब में जब हमें अपना आखिरी चीता दिखाई पड़ा या दर्ज किया गया उसका रिकॉर्ड, तो एक सरगुजा रियासत, ठीक है, इस रियासत के एक राजा थे, ठीक है, एक राजा थे जिनका नाम था क्या, रामानुज देव सिंह। इनकी एक तस्वीर बड़ी चर्चा में थी कि भाई इन्होंने 1947 के करीब में इनकी एक तस्वीर आई थी जिसमें क्या था, ये हाथ में अपनी एक बंदूक लिए हुए थे और नीचे जो है इनके 3 चीते पड़े हुए हैं, ठीक है, हाथ में बंदूक है और नीचे 3 चीते पड़े हुए हैं। और माना यह जाता है कि संभवतः वही वो आखिरी 3 चीते थे 1947 के दौरान जब हमें दिखे थे, ठीक है, चाहे वो मृत थे चाहे जिंदा थे, तो उन्हीं को एक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उसके बाद से 1952 में इनको क्या कर दिया गया था भाई, विलुप्त ही घोषित कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उसके एक ऐसे भी प्रमाण थे कि भाई एक आदमी ने क्या किया, 3 चीते। अब वो चाहे उनके रियासत को नुकसान पहुंचा रहे थे, चाहे लोगों को मार रहे थे, चाहे उन्होंने अपने शौकिया तरीके पे या उन्होंने जो है शिकार के तौर पे उनको मारा था, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं वनों का कटाव। क्योंकि उस समय जनसंख्या और इस समय की जनसंख्या में एक बहुत ही बड़ा मतलब बदलाव आया, ठीक है। जनसंख्या तकरीबन 2 से 3 गुना बढ़ गई। वनों का इतना ज़्यादा कटाव हुआ कि मैंने कहा ना कि इनको बड़े प्रदेश पसंद थे, ठीक है। तो लोगों ने एक तो शिकार किया, बड़े वनों के कटाव से भी इनका अस्तित्व और खतरे में आ गया और इनका जो क्रम था वो पतन की ही ओर जाने लगा। ये बढ़े तो हैं ही नहीं कभी, ये क्या हो रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं। तो वनों का कटाव भी जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वनों का कटाव मैं कह लूँ, चाहे आप कहिए कि वनों को सीमित कर दिया गया, ठीक है। और बाउंटी किलिंग, अब जो बची कुची कसर थी इन सब से वो बाउंटी किलिंग ने पूरी कर दी। बाउंटी का मतलब होता है रिवॉर्ड, ठीक है। अब सॉरी रिवॉर्ड नहीं होता है, अवार्ड होता है, ठीक है। रिवॉर्ड अवार्ड में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड में आपको जस्ट एक ट्रॉफी होती है ना, उसमें कोई कैश प्राइस टाइप नहीं होता है। तो कोई ट्रॉफी दे दी जाएगी या तो भाई गिलास चम्मच या तो मग पकड़ा दिया जाएगा, वो होता है रिवॉर्ड। और अवार्ड का मतलब होता है उसमें इंक्लूडिंग कैश प्राइस होता है, ठीक है, वो कैश प्राइस के तौर पे जाता है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इनको बाउंटी के लिए ये रिवॉर्ड नहीं होगा, ये होगा अवार्ड, ठीक है। तो अब बाउंटी के लिए एक अवार्ड दिया जाता था कि अगर आप जाइए और चीतों को अगर आप मारते हैं तो उन पे हमने क्या बाउंटी लगा दी थी। हालांकि आज के दौर में बाउंटी लगाई जाती है किसी वांटेड पर्सन के लिए, कि ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत काम किया है, चोरी की है, डकैती की है भाई, ठीक है, या कोई किसी सरकार द्वारा वांछित है किसी मुद्दे में या किसी जो है केस में कह लीजिए, तो उस व्यक्ति के ऊपर बाउंटी लगाई जाती है। वहाँ पर क्या किया गया, इन्होंने चीतों को ही पर लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई चीतों को अगर मारने पे आपको कितना मिलेगा,
₹6 से लेकर ₹18 तक की बाउंड्री लगी। आप सोच सकते हैं कि ₹6 बच्चों के लिए जो कब होते हैं चीतों के, उनके लिए, और ₹18 एडल्ट यानी बड़े चीतों के लिए जो है बाउंड्री लगाई गई। और ये इनका जो पीरियड था ब्रिटिश काल में वो था 1870 से 1925 के करीब में। लेकिन ये 1870 से 1925 के लेट 1950 तक, 1947 तक आप देख ही सकते हैं किस तरीके से आपके मिला है आपको। तो 1870 से लेकर के 1925 तक इनका जो ये कार्यक्रम चलता रहा। और जब अंग्रेज गए 1947 में तो ये साथ साथ चीते को भी यहाँ से समाप्त करके गए। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक आता है कि जब इन्होंने इस पर बाउंड्री किलिंग लगाई थी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूँ इतिहास में एक धब्बे के रूप में भी है। फिर भी एक गलती सुधारने का फिर से मौका है कि भाई अब फिर से आए हैं चीते, तो उन पे देखिए क्या वहाँ पर वातावरण अनुकूलन की क्या क्षमता है उनकी, और हम किस तरीके से उनको रख रखाव कर पाते हैं। हालांकि अब जो चीते आए हुए हैं उसके लिए ऐसी चीज़ें ना फिर से उत्पन्न हो, एक व्यक्ति से और चीतों का संघर्ष आपस में ना हो, इसलिए वहाँ से गांव भी शिफ्ट कर दिए गए हैं। वहाँ पर चीता मित्र एक टीम बनाई गई है जो लोगों को इस बारे में जागरूक करेगा। देखिए, चीता अगर लोग पालते थे, देखिए जैसे आप कुत्ता बिल्ली पालते हैं, उस समय मुगलों के समय में चीता पाला जाता था। तो अगर चीता पाला जाता था तो कहने का क्या मतलब था कि चीते में भाई वो कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो रही होंगी कि वो आदमी को इतना हार्म नहीं करता रहा होगा, इतना नुकसान नहीं पहुंचाता रहा होगा। और ये बात थी भी कि भाई चीते जो है आदमियों के प्रति उतने आक्रामक नहीं थे। ठीक है, होते तो हैं जानवर, लेकिन उतने नहीं थे जितना वो बाकी जानवर और भी जानवर हैं उतने हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए चीता मित्र जो है किया गया है, और एक शुभांकर दिया गया है। चीता मित्र भी ध्यान रखिएगा, चीता मित्र किस लिए बनाया गया है, लोगों को चीता के लिए जागरूक करने के लिए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं ये वाले चीता मित्र के। ठीक है, एक तो बनता है आपका क्या, चीता लिख दिया मैंने, चीता मित्र का। ठीक है, और दूसरा मिलता है चिंटू चीता। ये है शुभंकर का मतलब एक चिन्ह होता है शुभंकर, और ये है क्या बोलते हैं इसको, टीम है, एक टीम है। ठीक है, ये एक टीम है। तो चीता मित्र एक टीम है और चिंटू चीता एक शुभंकर है। मतलब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि भाई किसी चीज़ को, बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो अगर, तो वहाँ एक शुभंकर उसका बना दीजिए कि वो उससे रिप्रेजेंट, चिंटू चीता एक बना दिया अभी कि चिंटू चीता से जो है वो चीते रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के दो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बनता है कि विलुप्ति के कारण बता दिया। हाँ, एक बनता है कि भी अफ्रीकन एवं एशियन चीतों में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए अफ्रीकन जो चीते होते हैं, हालांकि मैं एक इसमें इमेज डाल दूंगा, इमेज से भी आप समझ सकते हैं। अफ्रीकन जो चीते होते हैं वो साइज़ में थोड़ा बड़े होते हैं, और जो एशियन चीते होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। कारण क्या है उसका, अफ्रीकन चीतों की जो चमड़ी होती है, ठीक है, जो त्वचा होती है वो मोटी होती है। ठीक है, और जो एशियन चीते होते हैं उनकी त्वचा कैसी होती है, उनकी जो परत होती है वो हल्की सी पतली होती है। दूसरी बात, अफ्रीकन चीतों के ऊपर जो धब्बे होते हैं, ठीक है, धब्बे आपने देखा होगा ना, ऐसे ब्लैक स्पॉट होते हैं इनके ऊपर, ऐसे ब्लैक स्पॉट होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक स्पॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, और आँख से नाक तक चेहरे पर एक रेखा मिली होती है नाक के पास में। आपने इसका चित्र अगर देख रहे होंगे तो आपको दिखिएगा कि भाई आँख के साथ में जो है नाक में मिली हुई एक रेखा होती है, और जो है इनका जो मतलब बहुत ज़्यादा फर वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेहतर होते हैं एशियन चीतों से। ठीक है, एशियन चीतों की बात करूं तो थोड़ा सा इनकी भी त्वचा सुनहली होती है, ज़्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं है, बताया ना, थोड़ा साइज में छोटे होंगे आपको मिलेंगे, और इनके शरीर पर फर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, फर क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं, अगर इमेज यहाँ पर लगी हुई है तो इमेज में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या इनमें भी थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, इनकी थोड़ा सा आइज़ में भी अंतर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं बात कर लूँ किसकी, थोड़ा सा चीते के बारे में आपने जानकारी ले ही ली है, तो सीधी सी बात, एक कंक्लूजन पे इस पे पहुँचते हैं कि फिलहाल चीते आ चुके हैं। एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि बिग कैट प्रजाति किससे आता है, बिग कैट प्रजाति, ध्यान रखिएगा, बिग कैट प्रजाति में आता है।
ठीक है, जिसमें आपके क्या आते हैं, इसमें आपका आता है तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ठीक है, बाघ, चीता, शेर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टाइगर और क्या है ये, चीता। यहाँ ध्यान रखिएगा, चीता को इंग्लिश में चीता ही कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लायन। तो चीता को इंग्लिश में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट नहीं है, जो नाम है चीता का, ठीक है, चीता को जो नाम है वो चित्रांकु से आया हुआ है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है, चित्रांकु से आया हुआ, जो संस्कृत का एक शब्द है, इसका मतलब होता है धब्बेदार। क्या मतलब होता है, धब्बेदार। तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्राउड भी लगता है कि भाई चीता जो है नॉर्थ, और दूसरी ये जो इंपॉर्टेंट बात जानते हैं आप, चीता को आप चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाइए चाहे अमेरिका चले जाइए, चीता को चीता ही कहा जाता है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। अपनी भाषा में अलग नाम हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनली तौर पे अगर आप जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, तो वो चीता ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि भाई संस्कृत का एक नाम जो हर जगह एक ही है। तो 1 मिनट में कंक्लूड कर देते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। पहली चीज़ जो इसका मैंने फैक्ट बता ही दिया था, जो आपका चीता प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड का ही नहीं, मतलब चीते को संरक्षण के लिए जो लाया गया है यहाँ पर, ये वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया का भी पहला प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, केवल ये चीता ही नहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है। IUCN की डाटा लिस्ट के बारे में बात करें, डाटा लिस्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो इनके हिसाब से इन्होंने 1 लाख करीब में 1 लाख करीब स्पेसीज पे अध्ययन किया है, जिसमें से इनको ये पता चला है कि भाई करीब 30%, इसमें से करीब 30,000 के करीब स्पेसीज क्रिटिकली मतलब एक तरीके से माना जाए तो इंडेंजर्ड, यानी विलुप्त होने की कगार पे खड़ी हैं, कि अगर उनके लिए कुछ ना किया गया तो विलुप्त हो जाएंगी। और आप भी इस चीज़ों को महसूस करते होंगे। गिद्धों की मैं बात कर लूँ तो गिद्ध में आपने देखा होगा खुले तौर पर विलुप्त ही हो चुके हैं, बस उनको किसी तरीके से एक म्यूजियम में, सॉरी जू में आपको मिल जाएंगे, या कहीं ऐसी तरीके से बंद करके रखा गया है कि इनकी प्रजातियों को थोड़ा बढ़ा सकें। लेकिन अगर खुले तौर पे बात करें तो गौरैया ले लीजिए चाहे आप गिद्ध ले लीजिए, ओपनली तौर पर ये विलुप्त होने की कगार पर ही हैं। जो बचे कुचे भी हैं वो थोड़ा जू में बचे हैं, और भी नहीं, ऐसी यही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लोगों ने क्या किया है कि भाई जिस तरीके से उन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, जिस तरीके से उन्होंने भाई ये जंगल वनों का कटाव किया है, चाहे आप देख सकते हैं कि इनमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है इनसे छेड़छाड़ में। तो कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला को आप टच करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, तो मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर से दोहरा रहा हूँ कि उन चीज़ों के परिणाम बहुत ही भयावह होते हैं, वो इतिहास में दर्ज भी हैं और आगे के आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ हमें महंगी पड़ ही जाती है। रही बात कि अभी जैसे कहा गया था कि चीतों के बारे में, तो कुछ अभी आपने देखा होगा कि आवासीय या लोगों के जो रिहायशी इलाकों में टाइगर, चीते, बाघ की बात करूँ, बाघ या शेर कभी कभी देखे जाते हैं, हाथी देखे जाते हैं। क्या कारण है इसका, ठीक है, हमने जंगल कर दिए हैं ख़त्म, हमने क्या जंगल को ख़त्म कर दिया गया है। तो जब भी कोई चिड़िया घोंसला बनाए या जब भी कोई ऐसे जानवर आपके रिहायशी इलाकों में घुसे, तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि क्या वो आपके इलाके में घुसे हैं या आपने उनके इलाके में अपना घर बना लिया है। तो ये बहुत बड़ा कोई प्रश्न आपके लिए भी खड़ा होता है और उन लोगों के लिए भी खड़ा होता है जो जंगलों का अंधाधुंध कटाव कर रहे हैं और इनके बारे में ज़रा भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है आपसी तालमेल से चलती है। या मैं ये कह लूँ कि अगर जीवन जो है केवल 2 पहियों से, अगर गाड़ी है तो गाड़ी के 2 पहियों से चलेगा, तो वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अगर एक नहीं है तो दूसरे का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति से छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी और पड़ भी रही है, तो जितने जल्दी हम इस चीज़ को समझ लें उतना ही हमारे लिए बेहतर है। तो चीता प्रोजेक्ट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने आपको बता दिए हैं। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।